दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर पर्यावरण विज्ञान की क्लास लेकर। सीटेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है पर्यावरण विज्ञान का, जिसको EVS बोलते हैं, एनवायरनमेंट साइंस। मैं बात करूंगा पर्यावरण की, उसके साथ साथ हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षण का क्या महत्व है हमारे जीवन में और पर्यावरण शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। इन सभी विषयों पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले जिस विषय पर बात करने चल रहा हूं मैं, वो है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? दो शब्दों के मेल से बना है पर्यावरण। परिधन आवरण, जहां पर परि का मतलब है चारों तरफ, वहीं पर आवरण का मतलब घेरा। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हम जहां रहते हैं, उसके चारों तरफ जिस भी तरीके का आवरण बना है, जिसने हमको घेर रखा है, चाहे वो किसी तरह के समाज में हम रहते हैं, चाहे हमारे तरफ आसपास जितनी भी वनस्पतियां हैं, या इस पूरी प्रकृति का जो घेरा है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि NCERT की बुक में भी ये चीजें दी गई हैं क्लास 3rd में, जहां पर यह बताया गया है क्लास 3rd में कि आगे चल के इसको EVS कहेंगे, एनवायरमेंटल साइंस। और अब बात करें हम पर्यावरण शिक्षण का महत्व। हमारे जीवन में पर्यावरण शिक्षण का क्या महत्व है? हम किस तरीके से क्लास के अंदर बच्चों को मोरल बता सकते हैं? हम किस तरीके से बच्चों को बताएंगे कि पर्यावरण शिक्षण अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे कौन से बिंदु हैं और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पर हम बच्चों को कन्विंस करें, जिससे कि वो पर्यावरण शिक्षण के प्रति जागरूक हों। जैसे जिन विषय पर सबसे पहले हम बात करेंगे उनमें है कि पर्यावरण को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनका निदान क्या है। कोई भी समस्या है तो उसका निदान क्या है, किस तरीके से उस समस्या का निदान किया जाए। तो जिस तरह के माहौल में हम हैं, अगर हमारे आसपास किसी तरह की गंदगी है तो हम बताएंगे बच्चों को, सिखाएंगे उनको कि किस तरीके से कचरे का निस्तारण करेंगे, किस तरीके से अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को हम साफ सुथरा रखेंगे। और इसके लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वो बताता है, क्लैरिफाई करता है कि क्या चीज़ें उसके जीवन में फायदेमंद हैं और किन चीज़ों से उसको नुकसान होने जा रहा है। तो किन चीज़ों को लेकर समस्या है पर्यावरण को लेकर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसी बीच में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ और उससे आपको पता चलेगा कि क्या महत्व है पर्यावरण की साफ सफाई को लेकर। सब जानते हैं कि हरियाणा के जोनियावास में एक संतोष यादव नाम की लड़की का जन्म हुआ। परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि बेटी का जन्म हो, ऐसा नहीं है। उस परिवार में लोग चाहते थे कि बेटी का ही जन्म हो और पहले से ही सोच रखा था मां ने कि पैदा होने के बाद उसका नाम संतोष रखेंगे। और फिर क्या होता है, जो कस्टम है, जो रिचुअल्स हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहां का जो बंधन है ना, हमको पूरी तरीके से कसकर बांधने का काम करता है। संतोष के साथ भी ऐसा ही था। गांव की लड़कियां जिस तरीके से कपड़े पहनती थी, उसके लिए भी ये दिक्कत थी, लेकिन उसने मना किया और बताया कि नहीं, इस दायरे से बाहर निकलने की जरूरत है। और थोड़ी ही उम्र में जब वो 12th क्लास की स्टूडेंट थी, महारानी कॉलेज जयपुर में, तो हॉस्टल का जो रूम था
वो अरावली हिल्स के ठीक सामने था। तो होता क्या था कि माउंटेनियर्स या गांव के लोग उधर से निकलते थे, तो संतोष बैठे हुए कमरे में देखती थी और कहती थी, अरे ये लोग आते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया उत्तरकाशी में, और वहां उसने 4 साल के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। और जब दूसरी बार जाती है तो 500 किलोग्राम का जो गार्बेज है, 500 किलोग्राम का गार्बेज अपने साथ में लेके उतरती है। और ये साबित करती है कि किस तरीके से फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट बना जा सकता है, किस तरीके से हम अपना रोल अदा कर सकते हैं जहां कहीं भी हैं। जैसे संतोष से पहाड़ों से उतर रही थी माउंट एवरेस्ट से, तो 500 किलोग्राम कोई छोटी मात्रा नहीं है, लेकिन उसने करके दिखाया, किया जा सकता है। तो जिस कम्युनिटी में, जिस माहौल में, जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस काम को हम करें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षण किस तरीके से हमको सचेत करती है कि हम जिस तरह के माहौल में, जिस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं, उसका दोहन न होने पाए। एक लेखक ने कहा कि ये जो धरती है ना, हमको किराए पर मिली है। सपोज करो कि आप रेंटेड रूम में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, तो जो हमारा मकान मालिक होता है, जब एग्रीमेंट करता है तो वो हमको बताता है कि आप किसी चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये धरती, ये पूरा पर्यावरण या जहां हम रहते हैं, उसका जो आवरण है, उसकी जो खोल है, उसका जो कबर है, वो सब का सब हमको किराए पे मिला हुआ है। और कितने दिन के लिए? जब तक कि हमारी अगली पीढ़ी नहीं आ जाती है, ये तब तक के लिए मिला हुआ है। इसलिए इसको बहुत सहेज कर रखना है। ये जिम्मेदारी हमारी और आप सबकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण शिक्षण का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। अब हम अगले विषय पर आते हैं, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। किसी भी विषय को पढ़ना तो उसका अपना कुछ उद्देश्य होता है, एम होता है। जैसे जब हम अपना इंट्रो दे रहे होते हैं तो हम बताते हैं ना कि हमारा क्या एम है, हम किस लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, लास्ट में हमको क्या चाहिए, आउटपुट क्या आने वाला है। तो जब हम पर्यावरण विज्ञान पढ़ते हैं, पर्यावरण विषय पढ़ते हैं, तो उसके उद्देश्य की भी बात की जाए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर किस तरह के काम किए जाने चाहिए और सहेजना, पर्यावरण को बचाना, उसके लिए क्या क्या काम करने की हमको जरूरत है। जैसे जो जीन पियाजे नाम के एक बहुत ही बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने कई सारे विषयों पर अपने अपने राय रखे। तो पर्यावरण विज्ञान को लेकर उनकी जो एक बहुत आम राय है और बहुत ही ज़्यादा चलन में है, वह है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन खुद करते हैं। अगर बच्चे पर्यावरण को लेकर खुद सजग हों, उनकी समझदारी काम करे। जैसे जब आप शिक्षा मनोविज्ञान इसी के साथ साथ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो क्या करता है, एक लैंप आप जला के रख दो तो वो बार बार उसको छूने की कोशिश करेगा, उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अच्छा, हम गार्जियन क्या करते हैं, उसको बार बार टोकते हैं, रोकते हैं, नहीं नहीं वहां मत जाओ, क्या होगा, जल जाओगे। वो नहीं मानता है, उसकी समझदारी वहां तक काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही एक बार लैंप उसके हाथों से टच कर जाता है, जैसे वो छूता है, तो फिर परिणाम और दुष्परिणाम दोनों उसको पता चल जाते हैं कि क्या होने वाला है। उसका हाथ जल जाता है और फिर कभी उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं करता है। ये आउटपुट आया उसका। तो हम क्या करेंगे, हम पर्यावरण को सहेजने के लिए इसके शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको समझने की अब कोशिश करते हैं इस उदाहरण से जो मैंने अभी बताया आपको। जैसे बच्चों को अपने दृष्टिकोण के बारे में बताना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, हमारा क्या दृष्टिकोण है, इस पर बात करनी चाहिए हमको। संवेदनशीलता की बात करनी चाहिए हम लोगों को
और पर्यावरण का हमारे जीवन में किस तरीके का प्रभाव है। अगर इस तरह का प्रभाव हमको बराबर मिलता रहे, ये प्रभाव बना रहे, तो क्या करेंगे हम? तो हम बेहतर माहौल में रह सकते हैं। और अगर ये पर्यावरण दूषित हुआ, जैसे जो दिल्ली के आसपास रहते हैं और मेरा वीडियो देख रहे हो, वो समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। वहाँ का जो एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो पूरी दुनिया में मुझे लगता है उससे ज़्यादा दूषित कहीं का नहीं है। तो ये दुष्परिणाम है। अगर हम सहेजने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम सही दिशा में पर्यावरण को लेकर काम नहीं करेंगे, तो ये दुष्परिणाम जो दिल्ली वाले देख रहे हैं, ये पूरा देश भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके साथ साथ जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है, वो विद्यार्थियों के अंदर एक अच्छे छात्र के गुण, एक अच्छे नागरिक के गुण पैदा करने की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद से जैविक चीज़ों को, अजैविक चीज़ों को समझें, क्या चीज़ें उनके महत्व की हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गैर महत्वपूर्ण हैं, उनके बीच का अंतर उनकी समझ में आना चाहिए। अगर वो इस चीज़ का अंतर समझ लेते हैं तो वो खुद जागरूक हो जाएंगे। थोड़ा सा उनको मोरल बताना है, थोड़ा सा उनको जिम्मेदारी समझाना है, और उसके बाद उसका परिणाम हम खुद देखेंगे कि हमारे साथ मिलकर किस तरीके से पर्यावरण शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उस दिशा में किस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी ये देखा कि पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलें कि किस तरीके से बच्चों को मोरल सिखाया जाए, किस तरीके से नैतिक चीजें उनको बताई जाएं कि वो खुद जागरूक हों उसको लेकर के। जैसे किस तरीके से उनसे, आइए अब देखते हैं कि विद्यार्थियों में कौशल का विकास किन किन तरीकों से किया जा सकता है। ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे किन प्रारूपों का प्रयोग किया जाए कि हम विद्यार्थियों में कौशल का विकास कर सकें। जो पहला बिंदु है जिस पर हम डिटेल से बात करने चल रहे हैं, अवलोकन करना, पहचानना, जानकारी इकट्ठा करना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है शिक्षक होने के नाते कि हम बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करें, उनको क्यूरियस बनाएं, उनकी क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहे चीज़ों को लेकर। जैसे पर्यावरण क्या है, पहले जब हम ये समझा लेंगे ना कि हम जिस तरह के आवरण से ढके हुए हैं, उसमें पेड़ हैं, पौधे हैं, मतलब प्लांट्स हैं, वेजिटेशन हैं, सैपलिंग हैं, ट्रीज हैं, ये चीज़ें हम उनको बताते हैं। अब क्या करेंगे बच्चे की उनकी मीनिंग बता दिया तो डिफर करें, उसमें डिफरेंस करें वो कि सैपलिंग किसको कहते हैं, तो उनको बताया जाए कि सीड है, उसको हमने सो किया, ज़मीन में बो दिया, तो जो पौधे निकले, जो अंकुरण निकला, थोड़ा सा बढ़ा, वो सैपलिंग हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा तो उसको क्या बोलेंगे। ये बच्चों को अब पता करने दीजिए, उनकी जिज्ञासा बढ़े, उन चीज़ों का अवलोकन करें। जैसे हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं तो उसमें पेड़ पौधे भी देख रहे हैं, उसमें मनुष्यों को भी देख रहे हैं, उसमें जीव जंतुओं को भी देख रहे हैं, तमाम तरह के जानवर उनकी निगाह में आते हैं, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका अवलोकन करना है। वो क्या पहचान पाते हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल हैं और कौन से वाइल्ड एनिमल हैं, इसमें किस तरीके का वो अंतर कर पाते हैं कि नहीं, ये अवलोकन करना है। फिर जब उन्होंने देख लिया, वनस्पतियों को देख लिया, जीव जंतुओं को देख लिया, इंसानों को भी देख लिया, अब किस तरीके से उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि ये डोमेस्टिक एनिमल हैं तो इनसे हमको क्या फ़ायदे हैं, वाइल्ड एनिमल हैं तो इनसे कैसे बचा जाए या किस तरह का नुकसान हमको पहुंचा सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है उनको समझाएं और साथ साथ उनके अंदर इस जिज्ञासा को भरें कि वो खुद इनका अवलोकन करें, जानकारी इकट्ठा करें, उनको पहचानने की कोशिश करें। दूसरा जो बिंदु है वस्तुओं का विभेदीकरण। विभेदीकरण से हमारा मतलब है कि किस तरीके से वो भेद करें, किस तरीके से अंतर पहचानें। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं आपको। एक छोटा सा बच्चा है,
और उसके सामने एक बाइक खड़ी करिए, मोटरसाइकिल, और उसी के सामने एक साइकिल भी खड़ी कर दीजिए। देखिए वो क्या अंतर कर पाता है, साइकिल को किस तरीके से पहचानता है वो, और बाइक को किस तरीके से पहचानता है। अगर इन दोनों तरह की चीज़ों में वो डिफरेंस कर पाता है तो ये वस्तुओं का विभेदीकरण करना उसने सीख लिया। वस्तुओं की तुलना करना, कैसे वो कंपैरिजन करता है, कंपेयर कैसे करता है। जैसे जब बाइक चलेगी तो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, किक लगाना पड़ेगा उसमें, या सेल्फ होगा तो वो फिर गियर डालेंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से उसने बाइक को देख लिया। साइकिल में क्या करना है, बैठना है और पैडल मारना है, साइकिल आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जहां हम देखेंगे कि बाइक बहुत तेजी के साथ मूव करती है, वहीं पर साइकिल के साथ क्या है, ताकत लगानी पड़ेगी। जितनी ताकत हम लगाएंगे उस तरीके से उसकी गति बढ़ेगी, उस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमने देखा कि वो तुलना कर पा रहा है कि एक है जो बहुत तेजी से भागती है, दूसरा है कि बहुत स्लो कंडीशन में है। तो यहां पर वो तुलना कर पाएगा, वर्गीकरण कर पाया कि दो चीजें हैं। जब एक बाइक चली तो चलने के साथ में क्या होता है कि धुआं निकलेगा, क्योंकि वो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन है। दूसरा, जब उसने साइकिल को चलते हुए देखा तो क्या देखा, कोई प्रदूषण नहीं है उसका, किसी भी तरीके की आवाज तेज, किसी भी तरीके का धुआं उससे नहीं निकल रहा है। तो वो तुलना भी कर पाया कि कौन तेज चलता है और किसकी गति बहुत धीमी है। वहीं दूसरी तरफ वो वर्गीकरण भी कर पाता है साइकिल के बीच में और मोटरसाइकिल के बीच में। जो हमारा अगला बिंदु है वह वस्तुओं के बीच सहसंबद्धता स्थापित करना। किस तरीके से बच्चा साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में संबंध स्थापित करेगा, किस तरीके से वो समझेगा। जैसे साइकिल है तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन काम चलने का ही है उसका। वही बाइक है, मोटरसाइकिल है, काम उसका भी चलने का है, लेकिन गति का फर्क है दोनों में। एक बहुत तेज गति से चल रही है और दूसरी के साथ क्या है कि बहुत धीमे गति से चल रही है, लेकिन चलने का काम है। तो इस तरीके से वो संबंध स्थापित कर लेता है कि साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में किस तरह का संबंध है। अगला बिंदु जो है वो कल्पना परक होना है। कल्पना जो वर्ड है वो इमेजिन से है, वो उसके इमेजिन करने का लेवल क्या होगा। एक लेवल तो होता है फिक्शन, वो इतना ज्यादा होता है कि आप बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, बियॉन्ड द लिमिट जब बात करने लगते हैं तो फिक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चे की समझ कितनी है, उस तरीके से हमको बात करना है उससे। वो किस तरीके की कल्पना कर पाता है चीजों को लेकर, जिन चीजों में विभेद कर रहा था, जिन चीजों का वर्गीकरण कर रहा था वो। जैसे कि जब वो कोई दिन ऐसा आएगा, अगर वो सोच पाता है, उसका दिमाग यहां तक काम करता है कि जो बाइक अभी बहुत तेजी से जा रही थी, जिसकी स्पीड बहुत तेज थी, हाई स्पीडिंग बाइक, तो क्या कभी इसके अंदर पड़ने वाला लिक्विड तेल, डीजल, पेट्रोल, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, क्या समाप्त भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? नहीं हो सकता तो ठीक है। क्या साइकिल को लेकर भी इस तरह का ख्याल उसके मन में आया कि क्या इसमें पड़ने वाला जो पेट्रोलियम पदार्थ है क्या इसमें भी पड़ता है, साइकिल में भी? नहीं। तो नहीं खत्म होगा तो क्या होगा, तो ये अनवरत चलेगी। वहीं पर बाइक के साथ क्या है कि पेट्रोलियम पदार्थ के समाप्त होने के साथ बाइक रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी। अगर इस तरह की कल्पना कर पाता है तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो बेहतर प्रयास कर सकता है। समस्या को पहचानना, उनका हल सुझाना। देखो बच्चे बहुत ही कल्पना परक होते हैं। जिस पिछले पॉइंट पे अभी हमने बात की, उनका दिमाग उस तरीके का होता है कि नई नई चीज़ों को खोजता है, वहाँ तक पहुँचता है, जिज्ञासु होते हैं, चीज़ों को ले आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो। अब उस तो का जवाब क्या है कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो गए तो क्या ऑप्शन है उसका?
अगर इस तरह का सवाल उनके मन में आ रहा है तो निश्चित रूप से वो अच्छा सोच रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर प्रयास करेंगे। अब जिस तरह की समस्या आई, जिस तरह की कल्पना की, क्या उसका हल भी उनके दिमाग में है? क्या उस तरह का सॉल्व कि अगर पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त हो गए तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? क्या कोई तरीका है कि उस बाइक को चलाया जा सके साइकिल की तरीके से? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम हाई स्पीडिंग व्हीकल पे बैठे और इसी तरीके से सफर करते रहें जैसे पेट्रोलियम पदार्थ डालने के बाद चल रहा था? अगर इस तरह का उनके मन में कुछ है तो समझिए कि बेहतर दिशा में हम काम कर रहे हैं। और हल पूछा जाए बच्चों से कि क्या इसके रास्ते हो सकते हैं, हम किन अलग दिशाओं में काम कर सकते हैं, हम क्या ऐसी चीजें लेकर आए जिससे पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित और संरक्षित रहे और हमको एक ऑप्शन भी मिल जाए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो तथ्य हैं, जिन विषयों पर अब तक हम बात करते आए हैं, उनकी जांच कैसे करते हैं और उस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचते हैं। अगर ये बच्चे के अंदर समझ है और नहीं है तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको समझाएं और समझा के एक और अलग तरह के कौशल का उनके अंदर विकास करें। जो हमारा अगला पॉइंट है वह है संवेदनशील होना। इस पूरे यूनिवर्स में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो संवेदना जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर इमोशन है, जो समझ सकता है किसी की बात को, किसी की भावनाओं को। तो हमको क्या करना है कि उसको एक अच्छा इंसान बनाना है और उसको संवेदना बतानी है कि क्या होता है। अगर वो खुद से है संवेदनशील तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको संवेदना क्या है कि बताएं, उसको संवेदनशील बनाएं। पर्यावरण में रहने वाले जीवों के बारे में, इंसानों के बारे में, पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण बहुत तरह के हो रहे हैं, चाहे वो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इन सब को लेकर संवेदनशील बनाना है जिससे कि वो समझे और आगे इन जो प्रदूषण फैल रहे हैं इनको रोकने की दिशा में काम करे। इन चीजों को समझाने की जिम्मेदारी तो बात करके तरीका तो सबसे बेहतर है। और एक तरीका हो सकता है किसी बात को समझाने का कि हम चित्रों के माध्यम से हम आर्ट बनाएं, हम शेप बनाएं और उससे समझाने की कोशिश करें। हम मैप बना लें, हम चार्ट बनाएं और उन बच्चों की मदद लें इन चीजों को करने में। रेखा चित्र बनाएं और समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से हम विद्यार्थियों के अंदर कौशल का विकास करें। हम इन तरीकों को भी अपना सकते हैं जहां पर मैप की हेल्प ले सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं, मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन तरीकों से बच्चों के अंदर हम कौशल का विकास कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। उन कारकों की अगर बात की जाए जो किसी बच्चे को सीखने के फेवर में होते हैं तो पहला है व्यक्तिगत कारक, जिसमें उसकी बुद्धि है, उसकी रुचि, किन चीजों में उसका इंटरेस्ट है, उसकी इच्छा क्या है, दृढ़ता कितना, फर्म डिटर्मिनेशन कितना है उसके अंदर, और परिपक्वता। अगर ये चीजें हैं, बुद्धि, रुचि, इच्छा, दृढ़ता, परिपक्वता, अगर अभ्यास करने की कला है उसके अंदर, आदत में है उसके अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना, तो निश्चित रूप से सीखेगा वो। अगर चीजों को लेकर चिंता करता है, थकान में होता है, अगर वो सोच सोच के, बुद्धि का प्रयोग करके, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग, फर्म डिटर्मिनेशन को लेकर, और जो उसके अंदर एबिलिटी है अभ्यास को लेकर, एक्सरसाइज करने को लेकर, अगर ये सब चीजें एक साथ में कंबाइन कर ली जाएं तो वो इन चीजों को लेकर थोड़ा चिंतित होगा, थकेगा, लेकिन
सीखने की प्रक्रिया में होगा वो, और सीखेगा निश्चित रूप से। और इन सब के अलावा जो किसी बच्चे के अंदर सीखने की कला का जो विकास करता है और जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें मुख्य जो है वो स्वाध्ययन की विधि है। वो कितना खुद पढ़ता है। हम आप क्या पढ़ाते हैं उसको स्कूल में, हम क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से उसको हम ट्रेंड करेंगे, ये तो अलग बात है। इसके साथ साथ वो जब घर जाता है तो हमारी पढ़ाई गई चीज़ों को, जिन चीज़ों को लेकर हमने उसको मोटिवेट किया है, जिन चीज़ों को लेकर हमने उसको क्लास दी है, उन चीज़ों को लेकर क्या वो स्वाध्ययन करता है। किसी भी चीज़ को सीखने का जो सबसे अच्छा जरिया होता है वो स्वाध्ययन है। आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं? अगर सेल्फ स्टडी करता है वो, तो निश्चित रूप से वो सीखेगा। दूसरा जो बिंदु है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक का, वातावरणीय कारक है। वो जिस तरह के वातावरण में रहता है, जिस तरह के पर्यावरण में वो रहता है ना, वो क्या उसके सीखने के फेवर में है, क्या उस सीखने के पक्ष में है वो चीजें। जैसे वो जिस तरह के परिवार में रहता है, कहते हैं ना कि परिवार किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वो किस तरह का माहौल उस बच्चे को देते हैं। फिर जब बच्चा घर से निकलता है तो स्कूल पहुंच जाता है, और कहते हैं कि शिक्षक का स्थान सबसे ऊपर है। तो विद्यालय में जब पहुंचता है तो उसके शिक्षक उसको मिलते हैं, उसके दोस्त मिलते हैं। फिर जब निकल के जाता है ना स्कूल से, तो फिर वो कहाँ पहुंच जाता है? उस समाज में। और जब क्लास के अंदर भी होता है तो भी एक तरह के समाज का निर्माण हो रहा होता है। विभिन्न घरों से, विभिन्न परिवारों से आए हुए बच्चे होते हैं और वो सीखने में सहायक होते हैं। जिस कक्षा में बैठा हुआ है वो, उसका क्या माहौल है, कक्ष का क्या माहौल है जिसमें पढ़ रहा है। अगर वो बेहतर है तो निश्चित रूप से सीखेगा वो। और किसी भी बच्चे को प्रभावित करने का जो काम है वो शिक्षक का होता है। उस शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, अगर बेहतर है तो निश्चित रूप से सीखेगा। अध्यापन विधि क्या है, किन तरीकों का, किन मेथड का प्रयोग करके शिक्षक पढ़ा रहा है। वो तुलनात्मक विधि का प्रयोग करता है, वो डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज करता है, जिन तरीकों का प्रयोग करता है और बच्चे को समझा ले जाता है अगर चीजें, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं और सीखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है। जिन चीजों को लेकर बात की जा रही है ना, उसको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है वो कैसा है। अगर वो बेहतर है तो निश्चित रूप से सीखने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा वो। विषय का स्तर क्या है, जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ विषय से सिर्फ किसी एक विषय से नहीं है, बल्कि उन विषयों से है जो विद्यालय के अंदर बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। उसका क्या लेवल है, क्या उसके मानसिक स्तर के लेवल का है वो। अगर है तो निश्चित रूप से सीखेगा। मान लो शिक्षक ने कोई क्लास करने के बाद प्रश्न पूछे, तो क्या करना है कि बच्चे को मोरल को बूस्ट करना है। बच्चा बताने की कोशिश करता है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया प्रयास है। तो अगर हम इस तरीके की किसी विधि का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा सीखेगा। और शिक्षक की गुणवत्ता, हालांकि मैंने ये पॉइंट सबसे बाद में लिया है जिस पर सबसे पहले बात की जाने की जरूरत होती है, उसको सुधारने की जरूरत है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर सुधार ले जाता है तो निश्चित रूप से बच्चा सीखेगा। और सीखने की प्रक्रिया जो अनवरत चलती है, ऐसा नहीं कि स्कूलिंग है, कॉलेज लाइफ है तभी हम सीखेंगे। जब तक व्यक्ति जीता है तब तक सीखता है। लेकिन ये ऐसे कारक हैं जिनको मैंने अभी बताया, व्यक्तिगत कारक और वातावरणीय कारक, तो ये बच्चे को सीखने की दिशा में बेहतर काम करते हैं। ये बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको पर्यावरण क्या है,
उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उनकी बात की गई है। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।